जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैं आज इस विषय पे बात करना चाह रहा हूं कि जो ये ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध शुरू हुआ, इसमें भारत के लोगों का, भारत की जनता का, भारत की सरकार का और बुद्धिजीवियों का, बड़े-बड़े आर्मी के जनरल्स का और पूर्व राजनयिकों का जिस प्रकार से उनके विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं, उसके आधार पे आज मैं ये आपके सामने चर्चा प्रस्तुत करना चाहता हूं। चर्चा शुरू करने से पहले ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जितने लोगों का नाम भी इस चर्चा में मैं लूंगा, मैं उन सबकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। उन सबके प्रति मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा सम्मान है और मैं इस बात का आभारी हूं कि उन्होंने अपने अपने पदों को सुशोभित तो ही किया, राष्ट्र को भी गर्वोन्नत किया। लेकिन जो पिछले 37-38 दिन से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत की सरकार का, भारत के जो सरकार में बैठे हुए बड़े-बड़े लोग हैं उनका, सेना के बड़े-बड़े अधिकारियों का और बुद्धिजीवियों के जो विचार सुनने को मिले, उसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है, जो पहले मुझे नहीं लगा था इस युद्ध शुरू होने से पहले, क्योंकि देश की जनता और देश के बुद्धिजीवी भी दो भागों में बुरी तरह से बटे हुए थे। 2014 के बाद ये फिनोमेना देखने को मिला कि ये दोनों पक्ष एक तरह से बिल्कुल अपनी अपनी लाइन पे कायम हैं और अपनी लाइन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देश के करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, माननीय मोदी जी कुछ भी करें, कोई भी निर्णय लें, हर तरफ उनके साथ खड़े रहते हैं। और 50% लोग ऐसे हैं, मोदी जी कुछ भी करें, अच्छा करें, बुरा करें, लेकिन उनके विरोध में खड़े रहते हैं। और ये भी पता चल जाता था, कभी भी कोई चर्चा में आता था, कोई डिस्कशन में आता था या उसके सुनने का अवसर मिलता था, हम लोगों के लिए ये जानना मुश्किल नहीं होता था कि ये आदमी बोलेगा क्या और इसके विचार क्या होंगे, क्योंकि देश के अंदर जनता का जो मत विभाजन था वो बिल्कुल स्पष्ट था। या तो वो मोदी जी के समर्थक थे या मोदी जी के विरोधी थे। लेकिन ये जो ईरान इजराइल के युद्ध है, इसने भारत के अंदर भी उसी प्रकार से जो उनके विचार थे उनको परिवर्तित कर दिया, जैसे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों की जनता का और देशों के वहां की सत्ता का, सरकार का भी सोचने का तरीका बदल दिया। जब यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि विश्व के अंदर दो धुरियां हैं, एक अमेरिका की, नेटो की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान की एक धुरी है और दूसरी धुरी है जिसमें ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। और इनके बीच में एक संघर्ष चलता रहता है। अमेरिका चाहता है कि वो आज जैसे विश्व के अंदर उसकी धाक है और उसकी दादागिरी है, वो चलती रहे। और दूसरी तरफ रूस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि जिस प्रकार से रूस को यूक्रेन से युद्ध में उलझाकर वेस्टर्न पावर्स ने और यूक्रेन को सहायता करके पिछले 4 साल से रूस को युद्ध में उलझा लिया और साथ ही साथ सैंक्शंस लगा के रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। तो मानी बात है कि रूस भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन रूस ने इस बात की चिंता न करते हुए यूक्रेन को करीब करीब रौंद दिया। लेकिन क्योंकि यूक्रेन के साथ वेस्टर्न पावर्स थी, यूक्रेन भी जुटा रहा, लड़ा रहा, बर्बाद होता रहा, लेकिन लड़ता रहा। तो चीन और रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान का जो ये एक चतुष्कोण बना था, इसने भी ठान रखा था कि किसी प्रकार से जो अमेरिका की सुप्रीमेसी है इसको खत्म कर रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनकी विचारधारा तो बिल्कुल ही अलग हो गई।
जो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की थी। पहले भी ऐसे हुए थे, जैसे लीबिया के अंदर हुआ था, इराक के अंदर हुआ था, अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, वियतनाम के अंदर हुआ था। लेकिन इस बार जितने मुखरता से डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैसेज दे दिया कि पूरे विश्व के अंदर वो किसी देश को टिकने योग्य नहीं छोड़ेंगे और वो एकमात्र विश्व के दादा होंगे। जिस प्रकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को वो उठा लाए, जो कि किसी भी देश के सॉवरेन कंट्री के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब पूरे विश्व ने उसमें चू नहीं की, एक शब्द नहीं बोला, तो डोनाल्ड ट्रंप की लगता है हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना, घर पे बुलाना, ऑफिस में बुलाना, उन्हें अपमानित करना, फिर कहना हम ग्रीनलैंड पे भी हमारा अधिकार है, फिर कहना कि क्यूबा पे भी हमारा अधिकार है, फिर कहना कि कनाडा भी हमारा यूएसए का एक पार्ट होगा, जबकि कनाडा एक बड़ा समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र है। और यूरोप के भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों का अपमान करके डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज देना चाह रहे थे कि अब हमारे अलावा, मेरे अलावा, जैसे एक तलवार में और कोई म्यान में तलवार नहीं रहेगी, म्यान में केवल मेरी तलवार रहेगी और मैं ही रहूंगा, जब चाहूंगा निकालूंगा, जब चाहूंगा रखूंगा, जब चाहूंगा शांति होगी और जब चाहूंगा शांति होगी। और इसी बात पे, क्योंकि जो ये परपीचुअल युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल जो 1948 में बना और उसने गल्फ कंट्रीज के बीच में अपना क्षेत्र लेने के बाद आसपास के देशों के ऊपर अपनी सीमाएं बढ़ाने का प्रयास किया। फिलिस्तीनियों के खिलाफ गाजा पट्टी में जिस प्रकार का आतंक उसने बचाया और जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज के अंदर जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, यूएई था, सऊदी था, कुवैत था, बहरीन था, ये सारे देशों में अमेरिका ने इस प्रकार से उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया था एक प्रकार से। ये सारे देश अमेरिका की शरण में थे और अमेरिका से सुरक्षा मांगते थे, और अमेरिका ने जिसमें सबसे ज्यादा उसकी महारत थी युद्ध सामग्री को बनाने में, और उनकी पूरी इकोनॉमी करीब करीब युद्ध सामग्री के बनाने में चलती है, इन सारे देशों में अपने एयर बेसेस बना के अपने को इन कंट्रीज के अंदर मजबूत कर दिया था। और जिसकी वजह से, क्योंकि इजराइल और अमेरिका अच्छे मित्र थे और अमेरिकन इकोनॉमी भी उन्हीं यहूदियों के आधार पे चलती है जहां पे इजराइल के अंदर उनका शासन चलता है। तो इजराइल चाहता था कि इस क्षेत्र के अंदर उसका आधिपत्य रहे। जब से इराक का पतन हुआ, लीबिया का पतन हुआ, सरकार बदली, अमेरिका ने अपने तरफ की शासन वहां चलाया। और 1979 के पहले जैसे शाह ईरान का शासन चलता था जो अमेरिका का पिट्ठू था, लेकिन 1979 के रेवोल्यूशन के बाद वहां पे एक इस्लामिक शासन बना और अयतुल्ला खोमैनी और उसके बाद अयतुल्ला खैमेनी वहां पे सत्ता में आए और एक अलग प्रकार की सत्ता बनी। लेकिन सत्ता बनने के बाद, इस्लामिक सत्ता बनने के बाद भी उन्होंने शिक्षा को, विज्ञान को और वैज्ञानिक प्रगति को और तेजी से आगे बढ़ाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईरान के अंदर, जिसके बारे में कहते हैं कि वहां पे दुष्प्रचार किया जाता है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, वहां पे महिलाओं की लिटरेसी रेट 97%। और तकनीकी रूप में उन्होंने खूब प्रगति की। सैटेलाइट और मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में उन्होंने महारत हासिल कर ली और लगातार 25-30 साल से मेहनत करते हुए अपने को युद्ध के लिए तैयार किया। हालांकि 40 साल से लगातार अमेरिका ने उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए थे और उनसे तेल खरीदने में बाधाएं डाली थी, लेकिन इसके बावजूद, और यही कि उन्होंने पिछले कुछ सालों से रूस के साथ भी शुरू कर दिया था, तो वो लॉबी जो अमेरिकन लॉबी के साथ नहीं थी, उनको
आर्थिक रूप से कमजोर करने का भी प्रयास अमेरिका करता था। और अति तो तब हो गई जब वार्ता चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, और इजराइल ने ईरान पे युद्ध छेड़ दिया, और अब 38 दिन हो गए हैं और अंत नजर नहीं आ रहा। और यह भी अनपेक्षित रूप से अकेले ईरान अमेरिका और इजराइल को जैसे ठोक रहा है। तो ये लग भी नहीं रहा कि ईरान आसानी से हार मानेगा, और ये लग रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका झुकने के लिए तैयार हो गए हैं और युद्ध समझौता की बात कर रहा है। लेकिन यह भी एक प्रकार का ट्रैप लगता है जिसमें अमेरिका अभी रेस्पाइट मांग के 40-50 दिन के बाद फिर ईरान पे अटैक करके उसको खंडहर बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन भारत के अंदर जो बुद्धिजीवियों के विचार थे, ये मैंने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि युद्ध जब शुरू हुआ उसके पहले जहां 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन था कि लोग मोदी जी के साथ थे या मोदी जी के खिलाफ थे, लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा और जैसे ही इजराइल ने अनकॉल्ड फॉर एक युद्ध की शुरुआत की, ईरान के ऊपर अटैक किया और उनके आयतुल्ला और 40 अधिकारियों की हत्या करी और 165 छोटी छोटी बच्चियों और उसके बाद यूनिवर्सिटीज पर अटैक किया, सब कुछ किया। ईरान ने उसका बदला तो लिया, लेकिन भारत के अंदर लोगों के विचार और लोगों के मत बदलते हुए पहली बार मैंने देखे। मैंने जनरल जीडी बख्शी जो बहुत भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, मोदी जी के समर्थक थे, उनके विचार सुने तो उन्हें लगा, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी पूरी तरह से अपनी विचारधारा बदल ली है इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कम से कम। और उनका यह मानना है कि अमेरिका ने और इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, विश्व को आर्थिक नुकसान तो पहुंचाया ही पहुंचाया है, लेकिन युद्ध के बाद पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की संभावना है और अमेरिका जो एक सुपर पावर माना जाता है शायद वो न रह पाए। जनरल जीडी बख्शी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। और उसके बाद जनरल संजय कुलकर्णी, जनरल जैनी, जनरल और जितने भी लोगों को मैंने सुना, उसमें विजय सरदाना जी जो अर्थशास्त्री हैं, जिनके मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ही अच्छे विचार। लेकिन इस युद्ध के पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नजर आते थे, लेकिन आज की तारीख में वो भी इस युद्ध में और इस युद्ध के दुष्प्रभावों में दोषी मानते हैं अमेरिका और इजराइल को। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा दिख रहा है मुझे, और जब मैं क्योंकि ये सारे टीवी डिबेट्स को देखता हूं, सबके विचार सुनता हूं, कि ज्यादातर बुद्धिजीवियों ने तो अपने विचार को बदल लिया है, लेकिन एक बुद्धिजीवी ऐसा है जिसे ये गर्व है, ये उसकी उम्र 75 साल की है, बहुत स्मार्ट है। जब उसका मन आता है उसे चीजें भूल जाता है, जब मन आता है याद आ जाता है। बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, हिंदी इंग्लिश में उसका बहुत अच्छा कमांड है, उसका मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। और जो 50 साल राजनयिक रहा है और बड़े बड़े पदों पे बैठा है। मैं बात कर रहा हूं दीपक वोरा साहब का। और दीपक वोरा साहब के व्यक्तित्व से मैं प्रभावित भी हूं। इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कहां पॉज होना चाहिए, कहां पे दबाव होना चाहिए। ही इज ए परफेक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। बताते हैं उनकी माँ जो है वो अफगानिस्तान से हैं और पिताजी जो हैं वो पंजाब से हैं। और वो एकमात्र मुझे अभी बुद्धिजीवी आज की तारीख में ऐसे दिखाई पड़ते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। जब ये युद्ध शुरू हुआ, 38 दिन पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, तब से 38 दिन पहले भी उनका विचार ये था कि 48 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान को रौंद देगा और युद्ध विराम हो जाएगा। मतलब 36 दिन पहले से लगातार मैं दीपक वोरा साहब से सुन रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर युद्ध विराम होगा और ईरान को अमेरिका निपटा देगा और अमेरिका के सामने खड़े होने की औकात ईरान की नहीं है। और अभी भी वो यही कह रहे हैं। लेकिन युद्ध विराम नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है युद्ध विराम हो जाए, और ईरान कहता है युद्ध विराम होगा तो हमारी टर्म्स पे होगा और हम स्टेट ऑफ हरमुज को नहीं खोलेंगे। और दीपक वोरा साहब कहते हैं स्टेट हरमुज को खोल लेगा अमेरिका जिस दिन चाहेगा, और उसके बाद इतनी सैन्य शक्ति है कि ईरान को रौंद के चला जाएगा। लेकिन राजनयिक जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं दीपक वोरा साहब की, इसके बावजूद वो इस चीज के लिए शायद नहीं सोचते कि जो अमेरिका
वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लाता है, जो क्यूबा को पिछले 1 महीने से बिजली और सारी सुविधाओं से मरहूम कर देता है, क्योंकि वो लड़ने के लिए जो रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाता है, ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाता है, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है, भारत के खिलाफ हाईएस्ट टैरिफ लगाता है, भारत के प्रधानमंत्री को बार बार अपमानित करता है कि मैं इनका कैरियर बर्बाद कर दूंगा। और जब हमारे देश का स्टैंड यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच का ऑपरेशन सिंदूर हमारी टर्म से हुआ था, वो 100 बार कहता है डोनाल्ड ट्रंप की नहीं उसने कराया था, ट्रेड डील करके कहता है कि अब हिंदुस्तान के सारे एग्रीकल्चर हम अपने देश से भेजेंगे, अमेरिका से भेजेंगे, भारत से टैरिफ घटवा देता है और अपने यहां जाने वाले माल पे टैरिफ बढ़ा देता है। लेकिन इसके बावजूद ये महसूस न करते हुए वो दीपक बोरा साहब, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। वो अमेरिका जिसने पूरे विश्व में के अंदर तांडव मचा रखा है, दादागिरी मचा रखी है, और भारत के साथ सबसे ज्यादा दादागिरी मचा रखी है। और दीपक बोरा साहब को यह भी बुरा नहीं लगता कि वो भारतवर्ष जिसने आज तक स्वतंत्रता के बाद इतना अपने साहस का परिचय दिया है कि जब सुएज कनाल के ऊपर यूरोप की नजर थी और मिस्र के राष्ट्रपति उसका विरोध कर रहे थे, तो उस समय युगोस्लाविया, भारत और इजिप्ट साथ खड़े होकर उन्होंने वेस्ट के आधिपत्य को खत्म कराया था और उसके ऊपर मिस्र का ही सुएज कनाल के ऊपर कब्जा हो गया था। हमेशा हमारी महत्व रहा, हमेशा हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने नॉन लैंड मूवमेंट स्टार्ट करके एक ऐसा एक बड़ा शक्ति विश्व के अंदर खड़ी कर दी थी कि ना हम अमेरिका के साथ हैं ना हम रूस के साथ हैं, लेकिन हमारी आवाज को आपको सुनना पड़ेगा। आज वो परिस्थिति आ गई है कि ये जो युद्ध विराम की बातें चल रही हैं उसमें पाकिस्तान लीड ले रहा है, और जो उस समझौते का नाम दिया जा रहा है वो पाकिस्तान के नाम से लिया जा रहा है और भारत की कोई भूमिका नहीं। लेकिन वो दीपक बोरा साहब, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं और बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत 75 साल के हो गए हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, आज भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। जबकि मैं देख रहा हूं ज्यादातर बुद्धिजीवी भारतवर्ष के और पूरे विश्व के, यहां तक कि अमेरिका के अपने न केवल डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन्स भी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मानसिक इलाज की आवश्यकता है। दीपक बोरा साहब अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं और हर टीवी डिबेट्स पे आज भी आके कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर युद्ध विराम हो जाएगा और अमेरिका ईरान को निपटा देगा। अब देखते हैं दीपक बोरा साहब सही हैं या बाकी वो बुद्धिजीवी सही हैं जिन्होंने युद्ध के पहले उनका स्टैंड प्रो अमेरिका रहा हो, लेकिन बाद में अमेरिका की मूर्खता और या आक्रामकता को देख के उन्होंने अमेरिका का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन बोरा साहब अभी भी समर्थन कर रहे हैं। देखते हैं सच क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अमेरिका की पूंछ दब गई है, इजराइल की पूंछ दब गई है, और ईरान ने कम से कम पूरे विश्व को यह मैसेज दे दिया है कि अगर वीरता से लड़ो तो छोटा देश और कम शक्तिशाली देश भी एक बहुत शक्तिशाली देश को धूल चटा सकता है। और आश्चर्य की बात आप ये भी देखिए कि जो हार्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका का जो रेजोल्यूशन यूएनओ के अंदर था, उसे न केवल चीन और रूस ने वीटो किया, उसे फ्रांस ने भी वीटो कर दिया, जो अकल्पनीय था। लेकिन चलिए, मैं बाकी जो सैन्य अधिकारी हैं, वरिष्ठ जनरल्स हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि राष्ट्र हित में, विश्व के हित में, विश्व की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। लेकिन दीपक बोरा साहब को मैं सुनता रहूंगा, कब कब वो टीवी में आके कहेंगे 48 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान को निपटा देगा। और ईरान की औकात नहीं कि वो अमेरिका के साथ खड़ा रह सके। लेकिन अभी 38 दिन तो हो गए, अभी तो लग रहा है पैर लड़खड़ा रहे हैं इजराइल और अमेरिका के। लेकिन वोरा साहब को ऐसा लगता है और मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।